जय हिंद साथियों। हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार पूर्वक विश्व के भूगोल में भूआकृति विज्ञान की। भूआकृति विज्ञान में हमने आज चर्चा करते हैं पृथ्वी के आंतरिक कटिबंध की। पृथ्वी के आंतरिक कटिबंधों को हम वर्गीकृत किया गया है रासायनिक संगठन के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, और उसमें आगे देखेंगे महाद्वीपीय तथा सागरीय द्रोणी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। उसी के साथ चर्चा करते हुए हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विस्तार से वर्णन करेंगे, उसकी आलोचना को समझेंगे। उसी तरीके से हम शुरू करते हैं पृथ्वी विज्ञान की आंतरिक संरचना की। रासायनिक संगठन के आधार पर हमने पृथ्वी को 3 कटिबंधों में विभाजित किया है, सियल, सीमा, निफ। तो सियल जो बना है एक तरीके से सिलिका तथा यूरेनियम की प्रधानता वाली पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत, जिसकी औसत मोटाई लगभग 35 से 45 किलोमीटर है। वहीं सीमा की जो ये गहराई है वो लगभग 2800 किलोमीटर गहराई पर पाई जाती है। ये पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है जिसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। निफ में निकेल तथा फेरस की प्रधानता से युक्त पृथ्वी की केंद्रीय परत का निर्माण होता है जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। ये रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया था, सियल, सीमा, निफ। अब भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 आंतरिक परतों में विभाजित किया गया है कि भूपर्पटी के बाद बात करते हैं मेटल की। मेटल के बाद आता है कोर। इन सभी की चर्चा करेंगे हम विस्तार से। भूपर्पटी यानी क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस, कठोर एवं दृढ़ परत होती है जिसकी औसत ऊंचाई 35 से 45 किलोमीटर की होती है। यह परत 2 भागों में विभाजित है। जो हमारी भूपर्पटी है जिसे क्रस्ट बोलते हैं वो 2 परतों में विभाजित है, एक महाद्वीपीय क्रस्ट के रूप में, एक महासागरीय क्रस्ट के रूप में। जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट को हम ग्रेनाइट से निर्मित होता है जिसका घनत्व 2.5 तथा गहराई 75 किलोमीटर है। वहीं महासागरीय क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर्पटी जो कि बेसाल्ट से निर्मित होती है, इसका घनत्व होता है 2.8 और इसकी मोटाई जो होती है 6 से 8 किलोमीटर की होती है। इन दोनों के मध्य कॉनरेड की असंबद्धता रेखा पाई जाती है जिसके सहारे बॉडी वेव्स यानी भूकंपीय तरंग की भांति एवं दिशा में परिवर्तन आता है। जिस रेखा के सहारे गति एवं दिशा अवरुद्ध हुई है उसे ही डिस्कॉन्टिनेंटल लाइन यानी कॉनरेड असंबद्धता रेखा कहते हैं। उसी तरीके से मेटल का विकास होता है जो कि 45 से लेकर 2900 किलोमीटर के मध्य प्राप्त पृथ्वी के सर्वाधिक आयतन एवं सर्वाधिक द्रव्यमान वाली परत है जिसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी मेटल और निचला मेटल। ऊपरी मेटल जो है 45 से 700 किलोमीटर की गहराई पर तक पाया जाता है। ये क्रस्ट से मोह की असंबद्धता रेखा से पृथक है। जो कि हमें रेखाएं हैं वो हमें बताती हैं कि कौन सी सतह, कौन सी परत किससे अलग होती है। जो मोह की असंबद्धता रेखा है वो क्रस्ट को मेटल से अलग करती है। जो ऊपरी मेटल है ये पेरिडोटाइट नामक खनिज से निर्मित है जिसका घनत्व लगभग 4.5 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तापमान 1100 से लेकर 1900 डिग्री सेल्सियस है। अब ऊपरी मेटल की कुछ विशेषता हैं। इसकी ऊपरी जो परत है 55 किलोमीटर मोटी परत क्रस्ट की भांति ठोस एवं कठोर है तथा क्रस्ट की पूरी तरह से चिपकी हुई है, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी 100 किलोमीटर की परत ठोस दृढ़ है जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। 100 से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य अर्ध तरल दुर्बलता मंडल तथा 100 से 400 के मध्य प्राप्त होता है। भूकंपीय तरंगों की गति में मंदन के कारण दुर्बलता मंडल को लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है तथा ज्वालामुखियों से निकलने वाला मैग्मा इसी मंडल से प्राप्त होता है, इसलिए इसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। मैग्मा चैम्बर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्वालामुखियों से निकलने वाला जो मैग्मा है
वो लो वेलोसिटी जोन में ही प्राप्त होता है। लो वेलोसिटी जोन जो है भूकंपीय तरंगों की गति में मंदन के कारण दुर्बल मंडल को लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है, यानी दुर्बल मंडल को लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है। उसी तरीके से निचला मेटल प्राप्त होता है जिसका तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब बात करते हैं कोर की, आउटर कोर, लोअर कोर। आउटर कोर जो होता है वो तरल अवस्था में प्राप्त होता है, उसका घनत्व उच्च होता है, निकल और फेरस से बना हुआ आता है। आउटर कोर और लोअर कोर को लेमन डिस्कॉन्टिनेंटल लाइन के द्वारा अलग किया जाता है। लोअर कोर का घनत्व जो होता है 13 डिग्री सेल्सियस होता है, 13 डिग्री होता है, जिसमें निफ होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस जो कि ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है। उसी तरीके से हमने समझा है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट के रूप में, मेटल के रूप में, कोर के रूप में। अब हम बात करते हैं महासागरीय तथा महाद्वीपीय द्रोणी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। इस संदर्भ में भूगर्भशास्त्र में 2 प्रकार के सिद्धांत दिए गए, एक संकुचनवादी सिद्धांत, एक प्रवाह सिद्धांत। संकुचनवादी सिद्धांत कहता है कि जो कि इसके सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं लव, लेपवर्थ एवं लोथियन, जो कि ग्रीक थे, परंतु इनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में साक्ष्य एवं वैज्ञानिकता के अभाव के कारण स्वीकार नहीं किया गया। लिथियन ग्रीक की संकल्पना है कि वे चतुष्फल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो संकुचनवादी सिद्धांत थे, महाद्वीपीय तथा महासागरीय द्रोणी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है, वे प्रवाह या विस्थापन के संदर्भ में प्रथम मत फ्रांसीसी बेकन महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत एंटोनियो स्नाइडर आदि ने अटलांटिक महासागर के तटों में समानता से संबंधित मत प्रस्तुत किए हैं, जिस पर आधारित विस्थापन सिद्धांत 1908 में टेलर विद्वान द्वारा दिया गया, परंतु साक्ष्यों पर आधारित सिद्धांत की व्याख्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जर्मन जलवायु वेत्ता अल्फ्रेड वेगनर द्वारा यह सिद्धांत वर्ष 1915 में दिया गया। इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ओशन में प्रतिपादित किया गया है। जो महाद्वीपीय सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया है। जो सिद्धांत वेगनर की कुछ मूलभूत मान्यताओं पर आधारित है, जो कि वेगनर की जो कुछ मान्यता है वो कहते हैं कि सीएल सीमा पर बिना रुके और बिना रुकावट के तैर रहा है। पहला अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं। दूसरी विचारधारा कहते हैं कार्बोनिफेरस कालखंड में आज के संपूर्ण महाद्वीपीय दक्षिणी गोलार्ध में संयुक्त रूप से उपस्थित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिसका केंद्र दक्षिण अफ्रीका के डरबन नगर के समीप रहा है। ये दोनों ही मूलभूत मान्यता दी है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व्यक्त किया। वही कहते हैं कि पेंजिया के चतुर्दिक प्राप्त होने वाला विशालतम महासागर पैंथालासा कहलाता है, जिसे पूरा प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। चौथा, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि पेंजिया के मध्य में एक छिद्री भूसन्नति पाई जाती है, जिसे टेथिस भूसन्नति के नाम से जाना जाता है। टेथिस भूसन्नति के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर का अंग यानी भाग अंगारा लैंड, जबकि इसके दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी इसके विस्थापन के कारण ही वेगनर 2 प्रकार की शक्ति बताते हैं, जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विस्थापन हुआ है उत्तर की ओर अपनी दिशाओं में, तो उसके तहत वेगनर 2 प्रकार की शक्तियों को बताते हैं कि वो 2 प्रकार की शक्तियों द्वारा ही अलग हुए हैं। एक कहते हैं पश्चिम दिशा में गए, दूसरे उत्तर दिशा में गए। जो पूरा भूभाग था टेथिस भूसन्नति थी, वो एक पश्चिम में गया, पूरब में गया। क्यों गया? पश्चिम में गए जो भाग है वह कहते हैं उसमें कहा गया है कि चंद्रमा तथा सूर्य का ज्वारीय बल का परिणाम रहा। जो पश्चिम में भाग गए हैं वो सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल का परिणाम रहा है। जो उत्तर में जिनका विस्थापन हुआ है वो विषुवतीय उत्प्लवन बल और उत्तरी ध्रुव का गुरुत्वीय बल काम किया, ताकि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अपनी अपनी दिशाओं में गए। उत्तर की दिशा में जो गए हैं उनको विषुवतीय उत्प्लवन बल
के द्वारा और उत्तरीय ध्रुव का गुरुत्वीय बल के द्वारा अपने अपने स्थान पर उत्तर में गए हैं। वेगनर ने महाद्वीपों का विस्थापन जुरासिक एवं क्रिटेशियस कालखंड में 2 दिशाओं पर माना है। उन्होंने 2 दिशाएं कौन सी हैं? इन सभी चारों दिशाओं को मानते हुए 2 दिशाओं को माना। कहते हैं कि विस्थापन के क्रम में महाद्वीपों के पीछे छूटे हुए हिस्से सागरी भाग में द्वीपों तथा कटकों के रूप में प्राप्त हुए हैं, जबकि प्रवाह के क्रम में सीमा द्वारा सियाल में आरोपित घर्षण बल के प्रभाव से पश्चिमी एवं उत्तरी किनारों पर बलित पर्वत श्रेणियों, भूकंप एवं ज्वालामुखियों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से वेगनर ने महाद्वीप, द्वीप, कटक, वलित पर्वत श्रेणी, भूकंप तथा ज्वालामुखी आदि की उत्पत्ति की व्याख्या की है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। उसी तरीके सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, वेगनर द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला है भूगर्भिक प्रमाण। भूगर्भिक प्रमाण कहते हैं कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को यदि समीप लाया जाए तो वे अद्भुत रूप से एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त होने के उपरांत ही, जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं, ब्राज़ील का पूर्वी पठार एवं अफ्रीका के गिनी कोस्ट की चट्टानें समान कालखंड एवं संरचना वाली हैं, जिसे स्पष्ट होता है कि ये खंड कभी आवश्यक रूप से संयुक्त रहा होगा। जो भी हमारे जो महाद्वीपें अलग अलग दिशा में विस्थापित हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करें तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का भाग एक दूसरे की भौगोलिक दिशा को अपनाया हुआ है, वो उसी से जुड़ जाएगा तो उसी का हो जाएगा, उसी से अलग हुआ है। उसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, न्यू इंग्लैंड रीजन, ग्रीनलैंड रेंज, स्कॉटलैंड रेंज एवं नॉर्वे, स्वीडन के स्कैंडिनेवियन श्रेणी एक ही कालखंड की हैं तथा एक ही संरचना वाली हैं, जिसे देखकर यह ज्ञात होता है कि ये कभी अवश्य ही एक साथ रहे होंगे। ताकि इन स्थानों को देखकर, क्योंकि वहाँ की जलभूमि और जलवायु एक सी ही पाई जाती है, इसलिए कहते हैं कि यहाँ आवश्यक रूप से ही ये किसी समय एक जैसे रहे होंगे। दूसरे साक्ष्य के रूप में पूरा जलवायु साक्ष्य, इसमें शीतोष्ण कटिबंध आते हैं और विषुवतीय प्रदेशों में हिमालय निक्षेप आते हैं। अब पूरा जलवायुविक साक्ष्य जो मिले हैं हमारे भूगर्भिक संदर्भ के तहत, कहते हैं कि जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में कोयले का प्राप्त होना तथा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हिमालय निक्षेपों का पाया जाना इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ। यदि जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा या महाद्वीपों का विस्थापन, जिससे आज के शीतोष्ण प्रदेश कभी उष्ण प्रदेशों में रहे होंगे, जबकि उष्ण प्रदेश शीत प्रदेश में। वेगनर के अनुसार क्योंकि इतनी व्यापक स्तर पर जलवायु परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए अवश्य ही महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। तीसरा स्रोत है पूरा जीवाश्म प्रमाण। पूरा जीवाश्म प्रमाण में गोंडवाना लैंड के विभिन्न टुकड़ों को गोलासोविटेसी फन एवं समान कालखंड के जीवों का पाया जाना इस बात की ओर इंगित करता है कि यह सभी खंड आपस में संयुक्त रहे होंगे, जिनमें जीवों का वितरण होता है। चौथा प्रमाण है जैविक प्रमाण। जैविक प्रमाण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे कालखंड रहे हैं उसमें के सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य हैं, जो कि महाद्वीपीय विस्थापन के तहत आपको जानकारी प्राप्त करवाते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं जैविक प्रमाण, जो कि स्कैंडिनेविया में प्राप्त जीव समूहों के साथ तैरता हुआ उत्तर सागर में डूबकर सामूहिक आत्महत्या करता है। एक लेमिंग जो जीव है उसकी चर्चा की जा रही है। लेमिंग जो जीव है वो सागर में डूबकर सामूहिक आत्महत्या करता है। ये इसकी आत्महत्या इस बात का प्रमाण है कि यह जीव ग्रीनलैंड जाना चाहता था, जो कि पश्चिम की ओर विस्थापित होकर दूर हो गया। इसलिए लेमिंग जब तैरता हुआ थक कर चूर होता है तब सामूहिक आत्महत्या की प्राप्ति करता है। अभी हमने समझा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, जिसमें अल्फ्रेड वेगनर ने अपने 4 विचार प्रस्तुत किए हैं। उसी तरीके से वेगनर द्वारा 2 शक्तियों को बताया है, पश्चिमी दिशा में गए विस्थापित हुए महाद्वीप और उत्तर की दिशा में विस्थापित हुए
महाद्वीप की चर्चा करते हुए सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, भूगर्भिक प्रमाण के रूप में हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए, पूरा जलवायुविक साक्ष्य प्रस्तुत किए, पूरा जीवाश्म साक्ष्य प्राप्त किए, जैविक प्रमाण के। अब बात करते हैं आलोचना की, क्योंकि हर पहलू का सकारात्मक नकारात्मक पक्ष होता है, तो इसकी आलोचना पर भी ध्यान देंगे। यदि सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैरता तो दोनों के मध्य घर्षण से वरित पर्वत की उत्पत्ति, भूकंप एवं जलवायु की उत्पत्ति अमान्य है। जो भी अभी फैक्ट बताए हैं आपको, उसके खंडन कर रहे हैं ये। इन्होंने पेंजिया का अस्तित्व कार्बोनिफेरस कालखंड से माना है, परंतु उससे पूर्व की घटनाओं की व्याख्या प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इनका ये सिद्धांत सीमित है। वेगनर ने महाद्वीपों का विस्थापन 2 ही दशाओं में माना है, तो इस आधार पर अंटार्कटिका के दक्षिणी विस्थापन एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी विस्थापन की व्याख्या संभव नहीं है। हेराल्ड जेफरी के अनुसार विस्थापन के लिए प्रयुक्त शक्तियाँ त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि यदि सूर्य एवं चंद्रमा ज्वारीय बल में इतनी समर्थ होती तो आज तक पृथ्वी का घूर्णन रुक क्यों नहीं गया। ये आलोचना है। विद्वानों ने यह आरोप लगाया है कि वेगनर अपने सिद्धांत की व्याख्या वकीलों अधिवक्ताओं की तरह प्रमाणों पर व्यक्त करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से नहीं। कहते हैं कि 1920 में अर्थन होम्स ने संवहनिक धारा सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें बताया गया कि भूपर्पटी का विस्थापन पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति के प्रभाव से होता है, जिसे वेगनर ने स्वीकार किया तथा माना कि उनके द्वारा प्रयुक्त शक्ति त्रुटिपूर्ण थी। कुछ समय के लिए आलोचनाओं के संदर्भ में ये सिद्धांत अमान्य कर दिया गया, परंतु इसके आदेशों की पुनः व्याख्या 1966 से 67 ईस्वी में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के रूप में होती है। आगे हम चर्चा करेंगे संवहनीय धारा सिद्धांत की। संवहनीय धारा को सिद्धांत समझने से पहले हमने देखा अभी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, जो कि सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को हमने भूगर्भिक प्रमाण के तहत समझा। पूरा जलवायु साक्ष्य के रूप में समझा, पूरा जीवाश्म प्रमाण के रूप में समझा, जैविक प्रमाण के रूप में समझते हुए आलोचनाओं पर हमने विचार व्यक्त किया। अब बात करते हैं संवहनी की धारा सिद्धांत, जो कि 1920 में प्रस्तुत किया गया है। संवहनिक धारा सिद्धांत, ये सिद्धांत 1928 से 1929 के ईस्वी में अर्थर होम्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार मेटल अर्ध प्लाज्मेटिक अवस्था में पाया जाता है। ऊपरी मेटल एवं निचले मेटल के मध्य ताप प्रवणता उच्च होने पर ऊष्मा का संचरण निचले मेटल से ऊपरी मेटल की ओर संवहनिक धारा के रूप में होता है। कहते हैं कि रेले के अनुसार, जो रेले विद्वान रहे हैं उनके अनुसार, जब तापमान क्यूरी ताप से अधिक हो तो ठोस या प्लाज्मा अवस्थाओं में भी ताप संचरण संवहन के रूप में होता है। निचले मेटल का उच्च तापीय मैग्मा हॉट प्लूम के रूप में संचरित होता हुआ भूपर्पटी के नीचे ऊष्मा ऊर्जा तथा मैग्मा का संचयन करता है। संचित मैग्मा क्षैतिज प्लूम के रूप में प्रभावित होता है, निरंतर अपनी ऊष्मा का त्याग करता है, अंततः ठंडा एवं भारी होकर पुनः शीत प्लूम के रूप में निचले मेटल की ओर अवतरित होकर मैग्मा के त्रिआयामी परिसंचरण को बनाए रखता है। ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि हॉट प्लूम के शीर्ष पर विपरीत दशाओं में संचरित लिटोरल प्लूम अपसारी बल लगता है, जबकि कोल्ड प्लूम के सहारे अभिसारी बल, जिसके प्रभाव से भूपर्पटी में अवस्थित महाद्वीप तथा महासागरीय द्रोणियों का संचरण होता है। इस प्रकार से होम्स प्रमाणित करते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह का कारण अंतर्जात शक्तियाँ हैं। अंतर्जात शक्तियों के द्वारा ही संवहनीय धारा सिद्धांत को समझ सकते हैं विस्तार पूर्वक। अब हम बात करते हैं भूचुंबकत्व की। भूचुंबकत्व में हम एक विस्तार से समझेंगे। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी एक बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के समीप पाया जाता है। पृथ्वी में प्राप्त चुंबकत्व के इस गुण को ही नॉर्मल यानी सामान्य ध्रुवता कहा जाता है। वर्तमान में चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव से लगभग
11 डिग्री के विस्थापन के साथ प्राप्त होता है, जो कि भूचुंबक की एक विशेषता है, एक आशय है। भूचुंबक का कारण क्या है? भूचुंबक का कारण क्या है कि डायनामो इफेक्ट है। कारण, पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में जबकि बाह्य कोर तरल अवस्था में पाया जाता है। दोनों ही भारी लोह धात्विक खनिज अवस्था से बने हुए हैं। पृथ्वी के घूर्णन क्रम में बाह्य कोर आंतरिक कोर पर घर्षण उत्पन्न करता है तथा चिर्निंग मॉनसन के साथ बाह्य कोर का मैग्मा निरंतर दोलायमान रहता है। ये है चुंबक का कारण। चुंबक के कारण में डायनामो इफेक्ट के तहत हम ये समझ रहे हैं कि घर्षण या दोलन की वजह से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे ही पृथ्वी के चुंबक का कारण है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड का मत। रदरफोर्ड का मत जो है भूचुंबक में क्या देता है कि रदरफोर्ड कहते हैं कि बाहरी कोर में मेटल का भारी मैग्नेटाइट मैग्मा प्रवेश कर रहा है, जबकि आउटर कोर के हल्के पदार्थ उत्प्लवित होकर मैग्मा पृथक्करण के कारण निचली मेटल में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आउटर कोर में मैग्मा निरंतर दोलायमान रहता है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा ही संभवतः पृथ्वी के चुंबक का कारण है। ये दो कारण बताए हैं कि रदरफोर्ड के द्वारा व्यक्त किया गया है। पहला है डायनामो इफेक्ट, दोनों ही चुंबक के कारण हैं। अब बात करते हैं भूचुंबक के गुण क्या है, अब उन पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी में चुंबक का मान सदैव समान नहीं रहता, एक वृद्धिमान रहता है, एक ह्रासमान रहता है। दोनों का जो मान है वो ज़्यादा और कम होता रहता है। पृथ्वी में चुंबक का मान सदैव नहीं रहने के कारण ही जब आउटर कोर का तापमान अधिक प्राप्त होता है तो चुंबक के मान में कमी आ जाती है। वहीं जब कोर का तापमान घटता है तो चुंबकत्व के मान में वृद्धि होती है। कहते हैं कि अब भूचुंबक का दूसरा गुण है कि जियोमैग्नेटिक वंडरिंग, यानी भूचुंबकत्व परिभ्रमण। इसमें कहते हैं कि पृथ्वी के भूचुंबकत्व का झुकाव भौगोलिक ध्रुव के दोनों ओर लगभग 11 डिग्री अक्षांश दूरी की ओर रहता है। इसे भूचुंबकत्व परिभ्रमण कहा जाता है। वहीं मैग्नेटिक पोल रिवर्सल यानी चुंबकीय ध्रुव परिभ्रमण आपका दूसरा गुण है भूचुंबकत्व का। इसमें पृथ्वी की आंतरिक दशाओं में परिवर्तन के साथ साथ बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। चुंबकत्व परिवर्तन के इस दिशा को भूचुंबकीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। इसके कारणों की विवेचना भूगर्भ वेत्ताओं ने निम्नलिखित की है, जो कि भूचुंबकीय ध्रुव परिभ्रमण है, उसके कारणों की विवेचना प्रस्तुत की है। जब कहते हैं कि जब पृथ्वी अपने भूचुंबकत्व के ह्रासमान में हो तो पुनः वृद्धिमान की ओर अग्रसित होने वाली हो तो इस दिशा में चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण संभव है। वहीं जब पृथ्वी चुंबकत्व के ह्रासमान में ही हो तथा सूर्य चुंबकत्व के वृद्धिमान में हो तो इस दशा में भी चुंबकीय ध्रुवों का व्युत्क्रमण होता है। अब कह सकते हैं कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि जब पृथ्वी पर उल्का पिंडों का प्रहार तीव्रतम दर से होता है तो ध्रुवीय परिवर्तन हुआ माना जाता है। जैसे कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के निर्माण के समय ध्रुव परिवर्तन जैसी घटना हुई थी। यदि ध्रुवीय व्युत्क्रमण लगभग 1 लाख वर्ष में हो तो उसे प्लानेटरी इवेंट तथा जब ये घटना लगभग 10 लाख वर्षों में हो तो इपोप्लानेटरी कहलाती है। इसी तरीके से हमने भू चुंबकत्व के गुण देखे। पृथ्वी में चुंबकत्व के गुण ह्रासमान वृद्धिमान के रूप में होते हैं, वहीं भू चुंबकत्व परिभ्रमण के रूप में और चुंबकीय ध्रुव परिभ्रमण के रूप में हमने उसको समझा। उसी तरीके से हम आगे कहते हैं पूरा चुंबक चट्टानों के उत्पत्ति काल में उनमें उपस्थित लोह धात्विक खनिज उच्च तापमान के कारण विचलन की दशा में पाया जाता है, परंतु जैसे ही तापमान क्यूरी तापमान से नीचे आता है तो लोहे धात्विक खनिज उस समय उपस्थित पृथ्वी के चुंबकत्व
के अनुरूप स्थिर हो जाता है। चट्टानों के उत्पत्ति काल में निहित या संचित चुंबकत्व के विभिन्न गुणों को ही पूरा चुंबकत्व कहा जाता है। ये भूगर्भ शास्त्र के में अध्ययन का एक विशिष्ट क्षेत्र है, क्योंकि इसके आधार पर पृथ्वी के भूपटल में प्राप्त होने वाले विस्थापन का ज्ञान प्राप्त होता है। भूचुंबकत्व के गुण के रूप में हमने भूचुंबक परिभ्रमण को समझा, भूचुंबकत्व ध्रुवीय परिभ्रमण को समझा, पूरा चुंबकीय तत्व को समझा। इसी तरीके से सागर नित्तल प्रसरण भी हमारी भूगर्भ की सारणी को जानने में मदद करता है कि पृथ्वी के अंतर्गत किस तरीके से क्या क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना के उपरांत संवहनीय धारा सिद्धांत एवं भूचुंबकत्व के सिद्धांत के आधार बनते हुए हैरी हेंस ने लगभग 1960 में सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा लिखित पुस्तक एसे इन ज्योग्राफी में किया गया है। उन्होंने उसमें कहा है कि हैरिसेंस के अनुसार कहते हैं, अपने अनुसार ही उन्होंने कहा है कि महासागरीय कटक संवहनीय धाराओं के होठ प्लूम शीर्ष पर अवस्थित होते हैं। कटकों में प्राप्त केंद्रीय भ्रंश घाटियाँ कटकों के सहारे कार्यरत तनाव मूलक शक्तियों का परिचायक हैं। उसी तरीके से कटकों का निर्माण भ्रंश घाटी से उत्सर्जित मैग्मा के जमाव से होता है। संवहनी धाराओं के पार्श्व प्लूम क्रस्ट को विपरीत दिशा में विस्थापित करते हैं, जो गर्तों में छेपित होकर विनष्ट हो रहे हों, अर्थात कटकों के निचले बेसाल्टिक मैग्मा के जमाव से सागरीय भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, जबकि महाद्वीपों के किनारे प्राप्त गर्तों के सहारे विनाश होता है। चूँकि क्रस्ट का निर्माण एवं विनाश समतुल्य प्राप्त होता है, अतः पृथ्वी का कुल सतह क्षेत्रफल हमेशा ही नियत बना रहता है। ये हमने सागरीय नित्तल प्रसरण को समझा, जो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना के उपरांत दिया गया था। हमने अभी समझा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में चुंबक को पूर्ण रूप से समझा है।